हेलो गाइस, अपना चैप्टर चल रहा था आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था रेडियस रेशियो के बारे में, उसकी लिमिटेशंस देखी थी और आयनिक कंपाउंडों की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो रेडियस रेशियो से अपन को क्या पता चलता है कि रेडियस किसी भी आयनिक कंपाउंड के अगर अपन रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर से अपन में उसमें आयंस की अरेंजमेंट होती है भाई कि टेट्राहेड्रल वॉइड में केटाइंस जाते हैं या ऑक्टाहेड्रल में जाते हैं, इस प्रकार से उसका अरेंजमेंट भी अपन कैलकुलेट कर लेते थे। तो ओवरऑल अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक सॉलिड या आयनिक कंपाउंड के लिए अपन क्या करते हैं कि मतलब रेडियस रेशियो का मान अपन को पता चल जाता है, तो उसके अंदर जो आयंस या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कैटाइन और एनाइन, उनका अरेंजमेंट को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक रेंज होती है, स्पेसिफिक रेंज के अंदर अगर बिलोंग कर रहे हैं कंपाउंड, रेडियस रेशियो की स्पेसिफिक रेंज के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, वो रेंज अपन ने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में टेबल्स के अंदर। अगर मतलब बिलो है कितने 0.155 से बिलो है अगर रेडियस रेशियो का मान, तो वो लीनियर होता था। ट्रायंगुलर के लिए कितना हो जाता ट्रायंगुलर के लिए भी वैल्यू होती थी, ट्रायंगुलर के लिए वैल्यू होती थी 1.115 से 0.225 के मिड में अगर रेंज आ रही थी तो वो ट्रायंगुलर में होता था। और टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता था 225 से और 0.414 के मिड थी तो टेट्राहेड्रल के लिए थी। ऑक्टाहेड्रल के लिए भी वैल्यू थी अपनी, ऑक्टाहेड्रल के लिए 4.4 से और 7.32 ऐसे रेंज थी, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए थी। अब क्यूबिक के लिए अगर इससे ज़्यादा 3.732 से 1 के मिड में थी तो क्यूबिक रूप में वॉइड बनती थी। क्यूबिक वॉइड में कैटाइंस प्रेजेंट होते थे, ठीक है, मोस्टली कैटाइंस होते हैं जो वॉइड्स में ही प्रेजेंट होते थे, टेट्राहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और ट्रायंगुलर वॉइड में। इस प्रकार से कैटाइंस प्रेजेंट होते थे क्योंकि कैटाइंस का साइज स्मॉल साइज होता था, वो वॉइड में प्रेजेंट होते थे। और एनाइंस मोस्टली साइज में बड़े होते हैं एज कंपेरिजन टू कैटाइन, तो वो मतलब लैटिक्स का निर्माण करते थे। तो अपन इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे आज इस वीडियो में। अपन देखेंगे ट्रायंगुलर के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए और ऑक्टाहेड्रल के लिए किस प्रकार से अपन रेडियस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहले फर्स्टली अपन देखते हैं ट्राइगोनल के लिए। ट्राइगोनल, ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं ट्राइएंगुलर भी बोलते हैं, ट्राइएंगुलर, ठीक है। इसके लिए अपन रेडियस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए रेडियस रेशियो अपन लोअर लिमिट कितनी होती है 1.55, ये अपन आज ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसका डेरिवेशन देखेंगे किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया गया है, ड्राइव किया गया है, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं कि ट्राइएंगुलर में, ट्राइएंगुलर वॉइड में कैटाइंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा इसे अपन देखते हैं। ये 3 अपने एनाइंस बनाता हूं मैं, ये एनाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस प्रकार से ये प्रेजेंट है, ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट है। और इसमें एक कैटाइंस प्रेजेंट अपना, ये कैटाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये कैटाइंस है, ये इनके सेंटर्स है, इसमें भी एक सेंटर है और अपन इनको मिला देते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से अपन अरेंज कर देते हैं तो ये अपन को एक ट्रायंगुलर प्राप्त होता है। ये डिस्टेंस कितनी है अपनी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर होगी, ये भी कैपिटल आर होगी, क्योंकि एनाइंस की रेडियस है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है ना आर, ये हो जाएगी 2r के इक्वल। तो सारी मतलब ये ट्रायंगुलर में अपन देखते हैं कि 2 एनाइंस की रेडियस होती है, उनसे मिलके एक भुजा बन रही है, तो ये सारी क्या है 2r के इक्वल है। तो जो ये ट्रायंगुलर त्रिभुज अपन को प्राप्त हो रहा है, इसमें जो ये तो ये सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं सेम डिस्टेंस की है, तो इससे क्या होगा कि इनके मध्य जो एंगल बनेंगे ना वो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। और ये एंगल की वैल्यू कितनी होती है अपन जानते हैं, ट्रायंगुलर में टोटल एंगल कितना होता है 180, तो इसमें कितना होगा 60, ये 60 है। तो इस टाइप से यहां से अपन यहां से लेके यहां तक, इसके सेंटर तक, मतलब कैटाइंस के सेंटर तक एक और यहाँ पे इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर इस पे सेंटर में, ठीक है। इस प्रकार से परपेंडिकुलर अपन नाम दे देते हैं, पहले इसको बोल देते हैं ए, ये पॉइंट को बी हो गया, ये सी हो गया, इस प्रकार से। और इसको अपन बोल देते हैं पी और ये अपना इसके ये सेंटर हो गया ओ, ठीक है। इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एनाइंस की रेडियस को कैपिटल आर के द्वारा और कैटाइंस की रेडियस है ना, इसको ये हो गया स्मॉल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे अपन। तो अब अपन देखते हैं कि अपन को एक ट्राइंगुलर क्या है ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगुलर ए बी सी। इसमें क्या है कि तीनों डिस्टेंस है ना, ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी सी ए इक्वल है इसके, ये इक्वल है एक दूसरे के। तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। यहाँ पे अपन ने यहाँ से लेके एनाइन की रेडियस और कैटाइन की रेडियस के बीच में लाइन ड्रॉ की, तो इसमें क्या होगा जो एंगल था ना 60 डिग्री से वो 30 डिग्री हो जाएगा, ये अपन जानते हैं। अब अपन एक छोटा ट्राइंगुलर अपन को मिलता है यहाँ पे ए ओ और पी, ट्राइंगुलर ए पी और ओ, ठीक है, ये ट्राइंगुलर है अपना ए पी ओ। अब इसको अपन डिस्कस करेंगे। ट्राइंगुलर को बना लेता हूं मैं पहले, यहाँ पे ये ट्राइंगुलर बन गया अपना, इसमें ए हो गया, ये पी हो गया, ये ओ हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं
ये रेडियस ए से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है, ए से पी की डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस हो गई आर, क्योंकि ये रेडियस है एनाइंस की इस वजह से। अब यहाँ से लेके ए से लेके ओ तक की रेडियस को क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे लिख दूं पहले मैं, ए से पी हो गया आर, और ये ए से ओ की डिस्टेंस हो गई कैपिटल आर, एनाइन की रेडियस और कैटाइन की रेडियस दोनों को मिला के हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ए से ओ, यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब अपन यहाँ पे दो वैल्यू अपन को प्रेजेंट है, बेस दे रखा है और कर्ण दे रखा है। अपन जानते हैं, ये पढ़ते हैं अपन, लाल बटा कक्का, ठीक है, एक ट्रिक है एक, लाल बटा कक्का। तो यहाँ पे अपन को क्या रिलेशन हो रहा है, देखो आधार और कर्ण, ठीक है। अपन जानते हैं आधार ए बटा के क्या होता है, कोस थीटा, कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इससे ही अपन हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस रेशियो का वैल्यू। अब अपन देखते हैं यहाँ पे रिलेशन देखते हैं, ए की वैल्यू क्या है आर, तो ए की जगह लिख देंगे अपन आर, के क्या है, कर्ण किसके बराबर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर के, आगे अपन कोस थीटा, ठीक है। ये रिलेशन अपन ने ड्राइव कर लिया। अब क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो ये वैल्यू कोस थीटा का मान रखेंगे आर अपॉन आर प्लस आर, ये हो गया कोस 30। अब अपन जाते हैं कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 बराबर होगा √3/2, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू रख देंगे अपन, आर प्लस आर हो गया, कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब आगे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब आगे देखते हैं अपन, इसमें क्या होगा कि ये √3 कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा 2r के, ठीक। आगे अपन सोल्व करते हैं, ये रूट को इसके नीचे भेजते हैं, बस कुछ नहीं कर रहे अपन, अरेंज कर रहे हैं इक्वेशन को और कुछ भी नहीं है, 2r √3, ठीक है। अब ये r था, इनको इस साइड में भेजेंगे, ओनली अरेंजमेंट देख रहे हैं अपन, और ये हो गया अपना r। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, और √3 की वैल्यू कितनी होती है अपन जानते हैं, √3 बराबर होता है 1.732, ठीक है। तो ये वैल्यू √3 की जगह अपन यहाँ पे पुट कर देंगे 1.732, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये वैल्यू होती है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं r अपॉन आर प्लस r अपॉन आर, ये हो गया 2 1.732, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, r से कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, तो आगे अपन को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, यहाँ पे 2 1.732, ये अपन ने यहाँ तक सोल्व कर लिया है। अब अपन 1 को इस साइड में भेज देंगे, तो ये अपना रेडियस रेशियो हो जाएगा। रेडियस रेशियो क्यों, कैटाइंस की रेडियस और एनाइंस की रेडियस, क्यों एनाइंस की रेडियस को अपन ने कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है और कैटाइन की रेडियस को स्मॉल आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1.732 माइनस 1। अब आगे अपन इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, तो अपन को वैल्यू प्राप्त होती है आर अपॉन आर बराबर होगा 0.155। यही क्या होती है अपनी ट्राइंगुलर के लिए रेडियस रेशियो। तो अपन ने इस प्रकार से रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लिया है ट्राइंगुलर के लिए। अब अपन बात करेंगे टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसको अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं टेट्राहेड्रल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं अपन टेट्राहेड्रल, इसके लिए रेडियस रेशियो का मान कितना आता है 0.225, ये अपन कैलकुलेट करेंगे। अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसलिए होता है कि मतलब उसमें जो कैटाइंस होते हैं उसको 4 एनाइंस के द्वारा सराउंड किया जाता है, और वो सराउंड इस प्रकार से सराउंड किया होता है कि टेट्राहेड्रल अपन को शेप प्राप्त होती है। अब तो अपन इसमें देखते हैं, ये कैटाइंस होता है, तो कैटाइंस किस में प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। अब वो वॉइड किस प्रकार से बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड, उसमें एनाइंस इस मैनर में अरेंज होते हैं कि अपन को टेट्राहेड्रल वॉइड फाउंड होती है। तो इस प्रकार से ये टेट्राहेड्रल, इस प्रकार से ये 4 एनाइनों द्वारा सराउंड होता है, और ये एनाइंस आपस में एक दूसरे को टच करते हैं और कैटाइंस भी टच करते हैं। तो ये इस प्रकार से अपन को प्राप्त हो जाता है एक टेट्राहेड्रल शेप। अब इसको अपन इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फर्स्ट एनाइन हो गया अपना, ये एनाइंस है, और ये वाला एनाइन इनके बैक साइड में है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे ये शो हो रहा है ना, यहाँ पे इन तीनों के बीच में अपना कैटाइंस प्रेजेंट है, यहाँ पे ये कैटाइंस हो गया, और एक एनाइंस इन तीनों एनाइंस के ऊपर है और कैटाइंस को भी टच कर रहा है। इसको मैं यहाँ से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है, ये तीनों ऐसे हो गए, इन तीनों को ये एनाइन भी सराउंड करता है ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से इनके बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, उसमें अपना एनाइंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। अब टेट्राहेड्रल में है ना, जो इसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए मतलब किस प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं, इसको एक क्यूबिक के द्वारा अपन समझते हैं। एक क्यूब लेते हैं, क्यूब में क्या होता है कि
अपोजिट साइड की फेस होती हैं, उन अपोजिट साइड की फेसेस के अपोजिट कॉर्नर पे तो क्या होते हैं, 4 एनाइंस प्रेजेंट होते हैं और क्यूबिक के सेंटर में अपन मानते हैं कि वहां पे केटाइंस प्रेजेंट होता है। तो मैं क्यूब बनाता हूं और उसमें अपन देखते हैं, पहले मैं क्यूब ड्राई करता हूं यहाँ पे। ठीक है, क्यूब देखते हैं अपन। इस प्रकार ये क्यूब बन गया है यहाँ पे। अब इसमें क्या बोला था कि मैंने, अपोजिट फेस के अपोजिट कॉर्नर पे, अपोजिट फेस के अपोजिट कॉर्नर पे एक अपन यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एनाइंस प्रेजेंट है और यहाँ पे अपोजिट फेस के अपोजिट कॉर्नर हो चुके हैं। अब इनको नाम देते हैं, इसको ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, इस कॉर्नर को नाम दे देते हैं अपन, इसको एफ, ई और ये हो गया जी। अब अपन को इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक अपन को फेस डायगोनल की। फेस डायगोनल यहाँ से ये मैंने एक फेस डायगोनल डाल दिया DC। ठीक है, ये फेस डायगोनल है। अब इसमें क्या होता है कि जो अपने कैटाइंस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बॉडी के सेंटर में। इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्यूबिक के अंदर। तो यहाँ पे 2 एनाइंस होंगे। एनाइंस क्या होगा कि एक दूसरे को टच करते हैं, एनाइंस होते हैं जो। तो ये एनाइंस मैं इस प्रकार से रफली बना देता हूँ। ठीक है, एक एनाइंस ये हो गया, ये एनाइंस भी इसको टच कर रहा है और टच करता हुआ इस साइड से ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये एनाइंस हो गए दो, और इनके बीच में क्या होता है अपना सेंटर में ये कैटाइंस प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब अपन देखते हैं तो ये डिस्टेंस होती है, इसको अपन कैपिटल R, क्योंकि एनाइंस की डिस्टेंस, एनाइंस की रेडियस है, तो ये कैपिटल R हो गई। और यहाँ से लेके कैटाइंस के सेंटर तक देखते हैं अपन, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, कैपिटल R और स्मॉल r। स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटाइन की रेडियस को। ठीक है, अब अपन एक परपेंडिकुलर डालते हैं DC पे, फेस डायगोनल पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर अपना, इसको नाम देते हैं, ये O हो गया और ये P हो गया। इस प्रकार से अपन ने अरेंजमेंट को देख लिया है। क्यूब में टेट्राहेड्रल इसमें इस प्रकार से अरेंज होता है, क्योंकि अपोजिट फेस हो गई, अपोजिट फेस के कॉर्नर पे 4 एनाइंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कैटाइन सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, कैटाइन एक दूसरे को टच करते हैं और एनाइंस को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं, अपन को यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्राप्त हो रहा है, उसका नाम क्या है, DO और P। ठीक है, तो ट्रायंगुलर से देखते हैं अपन, त्रिभुज DOP। ठीक है, अभी अपन को क्या कैलकुलेट करना है, ये वाली डिस्टेंस DO और DO कैलकुलेट करना है। DO क्या है, कर्ण हो गया ना, ये बेस हो गया, ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये कर्ण हो गया। तो आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कर्ण मतलब DO। ठीक है, DO का स्क्वायर इसके इक्वल होगा DP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, O और P का स्क्वायर। इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखते हैं अपन जो क्यूब होता है अपना, क्यूब को अपन जानते हैं क्यूब की सभी भुजाएं समान डिस्टेंस की होती है, समान दूरी की होती हैं, समान डिस्टेंस की होती हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, CE। ठीक है, CE इक्वल होगा CF के। ठीक है, CF के इक्वल हो गया, और DE इक्वल होगा DE। ठीक है, ये अपन ने देख लिया है। अब अपन को इसमें क्या करना होता है कि अपन को क्या कैलकुलेट करना होता है, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए अपन को एनाइंस की रेडियस और कैटाइंस की रेडियस कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, DO ये किसके इक्वल है, R प्लस R के इक्वल है। तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, DO क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R स्मॉल r, रेडियस ऑफ एनाइन और रेडियस ऑफ कैटाइंस, क्योंकि रेडियस ऑफ एनाइन और रेडियस ऑफ कैटाइन की डिस्टेंस के इक्वल है यहाँ से DO। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे अपन को किनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, OP की और DP की। तो इसके लिए अपन देखते हैं, अपन को यहाँ पे एक ट्राइंगुलर, ये वाला ट्राइंगुलर यूज होगा यहाँ पे। ये ट्राइंगुलर क्या है, त्रिभुज DC और E, DCE। अब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, DC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले। ठीक है, DC की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करेंगे, DC की वैल्यू हाफ कर देंगे तो अपन को रेडियस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि देखो, या फिर इसको अपन DC को किसके बराबर लिख सकते हैं, 2DP के बराबर भी हो सकता है ये। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो DC का स्क्वायर इक्वल होगा DE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ठीक है, EC का स्क्वायर हो गया, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं CE का स्क्वायर। ये अपनी इक्वेशन इस प्रकार से ड्राइव हो गई। अब अपन क्या करेंगे, DC देखते हैं अपन, कुछ रिलेशन अपन को देखने होंगे यहाँ पे। जैसे DC है ना, DC किसके इक्वल है, देखो D और ये हो गई C, ये किसके इक्वल है, 2R के इक्वल है ना DC किसके इक्वल है, 2R के, या फिर 2R के इक्वल है, और या फिर 2DP के इक्वल है। ठीक है, 2DP। तो अपन यहाँ पे ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, DC इक्वल है 2DP के।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी dp है ना, तो रूट 2 डिस्टेंस के बराबर हो गई, इसकी दुगनी हो गई है। तो इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2dp बराबर हो जाएगा dc। अब इस स्क्वायर को अपन हटाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू अंडर रूट में आ जाएंगी, अंडर रूट में आ जाएंगी, dc स्क्वायर और ce स्क्वायर। अब अपन जानते हैं कि dc है ना जो किसकी इक्वल होती है, ec की, क्योंकि जो क्यूब होता है क्यूब की सभी डिस्टेंस इक्वल होती है। देखो यहाँ पे अपन ने रिलेशन ड्राइव किया था इनका, तो dc de इक्वल किसके, ce के, तो ये हुई ce, इसके इक्वल है। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ तो कंफ्यूज ना हो आपको, ce। ठीक है, तो अपन इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो 2dp इक्वल हो जाएगा ce स्क्वायर प्लस ce स्क्वायर। यहाँ तक अपन ने देख लिया, आगे देखेंगे 2dp किसके इक्वल हो जाएगा, 2ec स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं अपन, 2dp बराबर होगा रूट ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा ec। अब अपन देखते हैं एक रिलेशन और देखेंगे, यहाँ पे ec है ना, ec किसके इक्वल हो सकता है, cf के इक्वल है। देखो ec इक्वल है cf के, तो cf यहाँ पे ec को रिप्लेस कर देंगे cf से। ये अपन को जरूरत क्यों पड़ रही है कि ec को अपन रिप्लेस कर रहे हैं, ये ec को रिप्लेस अपन इसलिए कर रहे हैं कि OP की डिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करनी होती है, और OP किसके इक्वल होती है, OP की डिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करनी है, और OP cf की हाफ होती है। या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, cf बराबर होगा, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, cf बराबर होगा 2OP के। ठीक है, 2OP के इक्वल होगा, तो इसको अपन रिप्लेस कर देंगे ec को, जो अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो 2dp की जगह अपना 2dp रहा, रूट 2 की जगह 2 रहा, और ec को cf के द्वारा रिप्लेस कर देंगे cf। आगे देखेंगे आप cf को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2OP के। अपन को रिलेशन ड्राइव करना है जिससे अपन रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर दें कि 2OP। ठीक है, अपन को OP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस प्रकार से अपन रीअरेंज करते जा रहे हैं इक्वेशन को कि अपन को OP की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। देखो अब यहाँ पे अपन पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं अपन, तो यहाँ पे dp बचेगा और रूट 2 हो जाएगा, और ये OP हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ से अपन OP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो रूट इधर आ जाएगा, तो ये अपन को प्राप्त हो जाएगा 1/√2 इंटू dp बराबर OP है। इसको अब हमको OP की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, इसको अपन बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे OP की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो OP की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, 1 में रखने पर अब आगे इसको सोल्व करते हैं अपन, वैल्यू रखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर डी इक्वल है डी स्क्वायर हो जाएगा dp स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू रखेंगे। OP की वैल्यू क्या है, dp का स्क्वायर। इस प्रकार से अपन ने ये वैल्यू रख दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, सोल्व में क्या होगा, do स्क्वायर dp की जगह ये dp स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पे ये dp स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे क्या होगा, do स्क्वायर प्लस 3/2 dp स्क्वायर। यहाँ तक अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन कुछ रिलेशन देखते हैं यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर को हटाते हैं, पहले इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो do ये वैल्यू चली जाएगी रूट में, अंडर रूट में चली जाएगी, और ये dp आ गई। अब देखते हैं अपन, dp होता है ना dp को अपन ने देखा, यहाँ पे dp देखो कहाँ पे है, d से p तक की डिस्टेंस को देखते हैं, ये किसके इक्वल है, r के। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये dp इक्वल है कैपिटल R के, कैपिटल R के इक्वल है। और do को भी देखेंगे अपन, do। ठीक है, d और o, ये do किसके इक्वल है, जो मैंने यहाँ पे देखा था, do इक्वल किसके है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, do की जगह तो क्या लिख देंगे, कैपिटल R स्मॉल r अंडर रूट 3/2 हो गया, और dp की जगह r लिख देंगे, ये हो गया r। अब आगे अपन क्या करते हैं, इस r को उस साइड में भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, r बराबर रूट, ये अंडर रूट है ना, दोनों में चल रहा है, दोनों रूट के अंदर है, ये r हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। इससे आगे अपन सोल्व करेंगे, अभी देखते हैं इसको क्या करेंगे। यहाँ से r कॉमन लेंगे पहले, देखो ये हो गया अपना r। ठीक है, रूट का यहाँ पे r कॉमन लेंगे पहले अपन, r कॉमन ले लेंगे, ये कैपिटल R कॉमन आ गया, यहाँ पे रूट 3/2 और यहाँ पे बच जाएगा 1। अब आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे, अपन को रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है, तो कैटाइन की रेडियस अपॉन एनाइन की रेडियस इधर आ जाएगी, ये बचेगा रूट 3/2 - 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे,
√3/2 का मान कितना होता है, R/R। इसका मान रहेगा अपना, इसका मान वैल्यू होगी 1.225 -1। ठीक है, अब 1 में माइनस कर देंगे तो रेडियस रेशियो अपन को फाउंड होगा R/R बराबर हो जाएगा 0.225। ये अपन ने रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लिया है टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो कितना आ गया, 2:5। इस प्रकार से अपन रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं टेट्राहेड्रल के लिए। ये अपन ने टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इसमें ट्रायंगुलर देखो, फर्स्टली अपन ने ट्रायंगुलर लिया डीओपी, उसमें एक पाइथागोरस परिमेय लगाई, मतलब कान का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये लगा के अपन ने रिलेशन देखा, रिलेशन देख इस प्रकार से अपन ने ये ड्राइव कर लिया है टेट्राहेड्रल के लिए। इसी तरह अपन कैलकुलेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए। और एक मेथड और है ये रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने का, जिसमें अपन को क्या होगा कि फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल है ना, उनकी वैल्यू अपन को बस याद होनी चाहिए, उनके बेस पे अपन शॉर्टली तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी। जैसे फेस डायगोनल की वैल्यू पुट कर देंगे और बॉडी डायगोनल की वैल्यू पुट कर देंगे, इस प्रकार से उनकी वैल्यू डायरेक्टली अपन याद रख लेंगे। जैसे फेस डायगोनल होता है, ये फेस डायगोनल, ठीक है, फेस डायगोनल के लिए वैल्यू कितनी होती है, अगर अपने डिस्टेंस ए मानते हैं तो सभी डिस्टेंस ए के इक्वल हो जाएंगी, तो फेस डायगोनल के लिए वैल्यू होती है A√2। ये तो होती है अपनी फेस डायगोनल के लिए। ये यहाँ से यहाँ तक बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है A√3। इन दोनों वैल्यू के द्वारा फिर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल के लिए, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसमें अपन ने ट्रायंगुलर और टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, उसमें कैलकुलेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए दूसरा मेथड, जो शॉर्ट मेथड होता है, उसको देखेंगे अपन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।